नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आज बाबा रामदास जी और अवनीश शर्मा जी। और आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर तरवापड़ा पर विंटर सेल आज, कल और परसों यानी 13, 14, 15 तक है। 50% डिस्काउंट है, आप लोग अवश्य लाभ उठाएं। और बाबा जी इस समय पुणे में हैं और बड़ी निकटता से पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ क्षेत्र में देख रहे हैं चुनाव की गतिविधियां, और पुणे में भी देख रहे हैं। अब मुंबई का आइडिया तो है ही। तो सबसे पहले हम आप जरा महाराष्ट्र के जो कॉरपोरेशंस का जो चुनाव हो रहा है, और इस समय बड़ी ज़बरदस्त क्या कहें उसको, जद्दोजहद तो नहीं चल रही है, लेकिन वाद विवाद जो है, वाद वितंडा अवश्य हो रही है, जिसमें कि कोई पुंगी भी बज रही है, लुंगी भी उठ रही है, और रसमलाई भी आ रही है, और कौन है वो, बड़वे भी आ रहे हैं, लात भी मारी जा रही है। तो साहब, बाबा जी थोड़ा सा, क्योंकि आप वहीं बैठे हैं, तो जरा बताइए क्या हो रहा है। पहले ये बताइए, मेरी साउंड सर कैसी आ रही है? साउंड सही है? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, मैं इस वक्त पुणे के पास जो नया पुणे है उसको पिंपरी चिंचवड़ बोलते हैं। पुणे शहर में दो नगर पालिकाएं हैं, एक पुणे और एक पिंपरी चिंचवड़। मैं इस वक्त पिंपरी चिंचवड़ में हूं। पुणे ट्रेडिशनली भाजपा का गढ़ है, उसमें कोई इशू ही नहीं है। और पिंपरी चिंचवड़ ट्रेडिशनली शरद पवार का, मराठों का गढ़ ये रहा है। पुणे कॉरपोरेशन को, पुणे नगर निगम को बांटा ही इसलिए गया था कि पिंपरी चिंचवड़ में इनकी सरकार बन सके। ये शरद पवार का ही आइडिया था कि साहब इसको अलग कर लो, क्योंकि पुणे जो है, संयुक्त पुणे में तो बीजेपी मार ले जाती है, इसको अलग कर दो, ये हमारा स्ट्रांग होल्ड रहेगा जी। तो ट्रेडिशनली सर ये पिंपरी चिंचवड़ जो है ये शरद पवार का गढ़ रहा है और ये मराठा राजनीति का केंद्र रहा है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे पिंपले सौदागर नामक एक कॉरपोरेशन एरिया में हैं। अब शरद पवार और बीजेपी, ये एक जगह पे 4 पैनलिस्ट होते हैं सर, एक वार्ड में, तो 8 कैंडिडेट हैं। आपको ताज्जुब होगा कि 8 में से 7 का सरनेम काटे है, एक भिसे है, मतलब ये सब मराठास हैं। शरद पवार की पार्टी से 4 कैंडिडेट, चारों का सरनेम काटे, और भाजपा के 3 कैंडिडेट, 3 का नाम काटे, एक का नाम भिसे, मतलब सारे कैंडिडेट ही मराठा हैं और किसी वर्ग जाति समूह के लिए कोई स्थान नहीं। ये मराठा राजनीति का आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा प्रभुत्व है। अब सब मराठाओं में क्या है कि 50% वोट बीजेपी ने तोड़ लिया है। और भाई आईटी का गढ़ है। इस वक्त जहां पे हम हैं, पिंपले सौदागर में 170 सोसाइटीज में हमने जनसंपर्क मैंने किया है। वी वेंट टू 170 सोसाइटीज, वहां छोटी छोटी सभाएं हुई हैं। और वो है पूरा नॉर्थ इंडियंस का और बाहर से आए हुए लोगों का, और 100% बीजेपी। तो इस बार पहली बार पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार का सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तो हो गई पिंपरी। पुणे में तो वैसे ही क्लीन स्वीप है बीजेपी की। अब मुंबई चलते हैं सर। हाँ, मुंबई में बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। मुंबई में सर 227 सीटें हैं वहां पे जी। तो सर मुंबई में आप भाऊ के साथ मेरी भी काफी लंबी लंबी वीडियोस बनी है, अपने अवनीश भाई की भी बनी है, आपके साथ भी भाऊ रेगुलर बताते रहे हैं। तो वो भाऊ वाली बात एकदम हूबहू मुझे तो दिखाई दी कि सर बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे का गठबंधन इज गोइंग टू स्वीप द इलेक्शंस। टोटल मुंबई, ठाणे और जितनी भी उनकी वो भी हैं। और ये जो झल्लाहट बौखलाहट दिखाई दे रही है ना राज ठाकरे की सर, क्योंकि वाकई
बहुत बुरा हाल है। वो इसलिए है कि जो कोर वोट था वो तो चला गया बीजेपी में, या एकनाथ शिंदे हो गए। विधानसभा में मुस्लिम वोट इनको मिल गया था, लोकसभा में, विधानसभा में भी मिला था, पर इस बार कांग्रेस अलग लड़ रही है, इसलिए मुस्लिम वोट भी नहीं मिलने जा रहा है। ये मुस्लिम वोट को पटाने की, उनकी खुशामद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों इनका एक बयान छपा जिसमें इन्होंने 92 के दंगों के लिए और 92 के बाबरी विध्वंस के लिए मुसलमानों से बाकायदे माफी मांगी। तब बाला साहब ठाकरे की आत्मा ऊपर स्वर्ग में बैठ के क्या सोच रही होगी। वो हमारे यहाँ एक कहते हैं ना कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। बेचारे बाला साहब ठाकरे की पूरी लेगेसी जो है वो अपने आप को जो है हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे। बेटा जो है मुसलमानों के वोट के लिए मुसलमानों से माफी मांगता फिर रहा है, पर वोट फिर भी नहीं मिल रहा। अच्छा, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पे एमएम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, अबू आजमी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, वहां पे ये शरद पवार वाली पार्टी एनसीपी एकदम गायब है। सिर्फ नवाब मलिक के प्रभाव क्षेत्र की जो सीटें हैं या नवाब मलिक का जो प्रभाव, वहां पे 5-7 सीटें कुल ऐसी होंगी जहां पे नवाब मलिक का प्रभाव क्षेत्र है। इसलिए शरद पवार एंड अजीत दादा पवार मुंबई से एकदम गायब हैं। ठाणे हमेशा से एकनाथ शिंदे का लड़ रहा है, वो अभी भी है। तो सर इस इलेक्शन में, अच्छा, पूरे बाकी महाराष्ट्र का भी तकरीबन यही हाल है। बीजेपी इज गोइंग टू क्लीन स्वीप। जो थोड़ी बहुत लड़ाई है वो पिंपरे चिंचवड़ में है, होने वाली जो आपने बताई वो वाली जिसमें अभी मैं बैठा हुआ हूं, या थोड़े बहुत सतारा सांगली वगैरह एक दो सिटीज में जो थोड़ी बहुत लड़ाई होगी तो होगी। तो ये है सर अभी तक की रिपोर्ट जी। अब वो जो उन्होंने अन्नामलाई पे जो ओछी घटिया टिप्पणी की है उस पर चर्चा बाद में करेंगे। जरा अवनीश भाई को चर्चा में ले लेते हैं। जी अवनीश जी। जी वैसे तो हमारे आपके और सोर्स एक ही हैं, भाऊ। हाँ बिल्कुल भाऊ हैं, और मैं उन्हीं को कोट करते हुए शुरू करना चाह रहा था, मैं करता भी हूँ। मैंने चर्चा के दौरान भाऊ से पूछा कि भाऊ, लोकसभा में महाराष्ट्र और यूपी ने बड़ा लंबा झटका दिया था बीजेपी को, लेकिन विधानसभा आया, उसके बाद शहरी निकाय आया, और आप कह रहे हैं कि भाऊ ये कह रहे थे कि यार तुम इलेक्शन की बात करो, यहाँ विपक्ष लड़ ही नहीं रहा है, वो केवल एक दिखावा कर रहा है और एक रस्म अदायगी कर रहा है। तो मैंने पूछा कि आप बीएमसी को लेके भी इतने कॉन्फिडेंट हैं, जैसा कि बाबा जी ने भी कहा, बिल्कुल इस तरह से फीडबैक भाऊ का भी। तो उन्होंने मुझे डांट दिया। उन्होंने कहा यार आप लोग जो है ना वो ठीक से अध्ययन करते नहीं हो। लोकसभा में कहा क्या उल्टा हुआ। मैंने कहा अरे भाऊ, यूपी में अच्छी खासी सीटें बीजेपी की कम हुई और महाराष्ट्र में भी कम हुई। बोले वोटों का अंतर कितना था। उन्होंने कहा 2 लाख वोटों का अंतर था। बोले बीजेपी वालों की काहली है, तुम्हारे यूपी में पता नहीं क्या हुआ होगा, वो तो फैक्टर अलग अलग है, लेकिन महाराष्ट्र में केवल आलस पने की वजह से ये जो तुम्हें दिखाई दिया। महाराष्ट्र का मतदाता 2024 के लोकसभा में भी उसी तरह महायुति के पीछे तैयार था, जिस तरीके से तुमने विधानसभा में देखा, जिस तरीके से निकाय में देखा, और जो तुम बीएमसी और बाकी निकाय चुनाव नगर निगम में देखोगे। हमने कहा चक्कर क्या है। तो अब मुझे चक्कर क्या समझ में आता। मैंने फिर भाऊ से पूछा है, और उसको रिपीट करना बड़ा जरूरी है कि उससे ये चीजें दिखाई देंगी। मैंने कहा भाऊ आखिर ऐसा क्या है। लोकल मुद्दों पर विधानसभा कभी कहा जाता था कि स्टेट का इलेक्शन, भाई लोकल मुद्दों पर, स्टेट के मुद्दों पर लड़ा जाता है, और निकाय का तो और ज्यादा लोकलाइज्ड मुद्दा होता, आज तो फलाने ठिकाने। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि इस तरीके से एक ही पार्टी के प्रति वोटर जो है बिल्कुल डिसाइड होके बैठा हुआ है। ये क्या है। मुझे सर जो समझ में आता है कि ये राष्ट्रवाद और बहुसंख्यक यानी सनातन प्रेमी राजनीति या सनातन समर्थक राजनीति, उसके साथ विकास का कॉम्बिनेशन, और शायद यही वजह है कि लोकसभा के लेवल पर भी, महाराष्ट्र के आगे अगर ले जाइएगा तो थोड़ा सा और जनरलाइज हो जाती हैं चीजें कि क्यों तीसरी बार सरकार आ गई। ठीक है 240 से आई, वो एक अलग इशू है,
लेकिन सत्ता का ऐसा रिपीटिशन जो दिखाई दे रहा है और वो परमानेंट हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है। डबल इंजन का कॉन्सेप्ट आप देखिए तो वो आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि मतदाता ये चाहता है कि भैया देखो, भले हमारे नगर पालिका का, हमारे कारपोरेट का, मतलब इसका कारपोरेशन का, या हमारी जो है तालुका है उसका विकास है, लेकिन उसके साथ अगर वो विकास करने वाला कोई राष्ट्र विरोधी राजनीति करने वाली पार्टी हो, कोई ऐसे नेता हो, कोई जो सनातन को हेट करता हो या उसके विरुद्ध जाता हो, वैसा नेता हो, हमको नहीं चाहिए उसके हाथ से विकास। यानी राष्ट्रवाद के साथ खड़ी हुए लोगों को, और मैं तो अब ये कहता हूं सर, आगे आने वाले दिनों में, अभी हम इसका कारपोरेट का बात कर रहे हैं, अभी नगर निगम का बात कर रहे हैं, मैं तो ग्राम पंचायत इलेक्शन में भी देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश में ही आप देखिएगा 2027 से पहले ग्राम प्रधानी का चुनाव है, पंचायत का चुनाव। तो मुझे जो लग रहा है कि ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि लोकल मुद्दे हों, लेकिन उन सारे मुद्दों के ऊपर राष्ट्रवाद का, राष्ट्र की भावना का, बहुसंख्यक के हितों का, ये एक ऐसा परमानेंट स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है पॉलिटिकल रूप से, जो कि हर इलेक्शन में असर डाल रही है। महाराष्ट्र में भी हमें वही देखने को मिल रहा है। बाकी रही बात, बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा कि उद्धव, अच्छा सर, उद्धव ठाकरे के पास बचा क्या है? शिवसेना तो बची नहीं, सिंबल बचा नहीं, वोटर बचे नहीं। तो फिर उसका एक फ्रस्ट्रेशन, जैसा कि ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी थोड़ा अराजक हैं, वो अपने इस अराजकपने पर उतर आई हैं। तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, और क्लीन स्वीप की बात बाबा जी कह रहे हैं, भाऊ का भी इनपुट है, हम भी जिससे भी बात करते हैं तो ये आता है नहीं, मौसम और माहौल इसी तरह का बना हुआ। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद, और मैं साफ कहता हूं बहुसंख्यकवाद, अभी हम लोग एक और टॉपिक पे बात करेंगे डोभाल साहब वाले पे, तो इस तरीके से वोकल होना, चाहे अन्नामलाई आप देखिए, अन्नामलाई का वोकल होना, तो ये सब अनायास नहीं है। मतलब वहां पर फडणवीस साहब अन्नामलाई को उस टाइप का क्या, मतलब एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं कि अरे शांत गदाधारी भीम शांत। फडणवीस कह रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, उनको सीरियसली मत लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये आपको भाजपा की राजनीति में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको जमीन से भी ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि एक परमानेंसी की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो आपका निकाय चुनाव हो। तो महाराष्ट्र में भी ये चीज दिखाई दे रही है, और महाराष्ट्र ने ये एक ऐसी जो राजनीति का एक नया फ्लेवर दिखाया है, जो कि कंटिन्यूअस, वरना हो जाता है कि ठीक है भाई चलो विधानसभा में उठा के पटक दिया, निकाय में अलग अलग लड़ लिए, शरद पवार का कोई अलग इलाका है, वहां पर थोड़ा सा हो गया मराठा पॉलिटिक्स और मराठा अस्मिता। और यहीं से एक चीज निकल के आती है सर, ये जो क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं, वो राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में कहीं ना कहीं जाके अपने आप को सकारात्मक तरीके से विसर्जित कर रही हैं, उनका मिलन हो रहा है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा जब बंगाल में आएगा। बंगाली आइडेंटिटी जिस दिन राष्ट्रवाद की आइडेंटिटी में जाके समाहित हुई, तो फिर ममता बनर्जी का क्या होगा, या वहां पर विरोधी राजनीति का क्या होगा। तो महाराष्ट्र में भी मुझे यही दिखाई दे रहा है। मुझे एक स्लोगन याद आता है, वो होता है ना सर, कभी आता था कि जब वही सफेदी वही चमकार कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों न ले वो क्यों ले। तो अगर राष्ट्रवाद के फ्लेवर के साथ हिंदू और सनातन प्रेम के साथ अगर हमको सड़क नाली खड़ंजा भी मिल रहा है, हमारा कारपोरेटर भी मिल रहा है, तो फिर दूसरे की कोई स्थान क्यों बनाए। महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है कि यही है, जितना भी मैंने बात किया लोगों से या जानकारी। जी, तो अब आ जाते हैं एक जो दूसरा इशू इसके साथ साथ चल रहा है, बल्कि समस्या तो बहुत सारी आ गई है लोगों के सामने। अभी अभी ये भी पता चला कि चाइना से भारत ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन छुड़ा ली है, तो उसको लेके सब पूरा का पूरा ऑपोजिशन परेशान है, कह रहा है कि साहब आप चाइना के साथ बातचीत करते हो। लेकिन एक बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कही अभी अजीत डोभाल जी ने, और अजीत डोभाल जी ने ये कहा कि हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए और इतिहास का प्रतिशोध लेना चाहिए। तो बाबा जी, ये प्रतिशोध शब्द को लेके पूरा का पूरा जो लेफ्ट लिबरल वाले मीडिया टाइप के लोग हैं, वो तो पीछे पड़ गए कि साहब ये क्या चाहते हैं।
नहीं सर, मुझे लगता है कि ये वो एक तो बोल रहे थे, आई थिंक विवेकानंद फाउंडेशन के प्रोग्राम में बोल रहे थे, इफ आई एम करेक्ट। वो कोई यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव या इस तरह से कुछ चल रहा था। हाँ, वो विवेकानंद फाउंडेशन के तत्वावधान में ही वो कार्यक्रम हुआ था, यंगस्टर्स का। जी जी, सही। और सर मुझे सरसंघ चालक जी का वो बयान आता है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना बंद करें। तो बात यह है सर कि पहले तो आपने हमें शिवलिंग खोजना सिखा दिया, हाँ, अब कह रहे हो मत खोजो। तो मुझे लगता है कि संघ खुद ही कंफ्यूज्ड है, खोजना है कि नहीं खोजना है। और इस मामले में अजीत डोभाल साहब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है सर। इन सेकुलर वादियों की एक पॉलिसी रही है कि इतिहास को व्हाइट वॉश कर दो, इतिहास को व्हाइट वॉश करके औरंगजेब को, अकबर को महान बना दो। औरंगजेब तो संत था, वो तो बहुत टोपी सिल के गुजारा करता था, टोपी बीन के। और इस टाइप की जो है ना, ये इतिहास को व्हाइट वॉश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। और अजीत डोभाल जी ने बिल्कुल कहा है कि जो कौमें अपने इतिहास को भुला देती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आज सिखों के साथ यही चल रहा है। सिख तो मात्र 350 साल में अपना इतिहास भूल गए। वो ये भूल गए कि गुरु तेग बहादुर की गर्दन किसने उतारी थी। सिख ये भूल गए कि उनके 4 बच्चों को, 7 और 9 साल के बच्चों को जिंदा दीवार में किसने चिनवा दिया था। और वो आज उन्हीं आतताइयों राक्षसों के साथ गलभैयां कर रहे हैं। तो ये इतिहास इतनी जल्दी भुलाने की चीज नहीं होती। और जो कौमें अपना प्रतिशोध नहीं लेती हैं वो खत्म हो जाती हैं। सर एक बात बताइए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुए कितने दिन हो गए? आज भी हर साल कोई ऐसा साल नहीं बीता है जहां उस दौर की अत्याचारों को याद दिलाने वाली और हॉलोकॉस्ट को याद दिलाने वाली कोई बड़ी फिल्म ना बनी हो। हर साल याद दिलाया जाता है, हर बार याद दिलाया जाता है। और वो याद दिलाना जरूरी है, दुनिया भूलनी नहीं चाहिए। यहूदी अब वो भूलते नहीं है। और एक बात बताइए, जब ये म्यूनिख ओलंपिक का जो अटैक हुआ था तो गोल्डा मेयर ने मोसाद को बुला के कहा था कि मुझे एक एक व्यक्ति चाहिए और उसको चुपचाप ऐसे सिंपल आसान मौत नहीं देनी है। हर एक उस व्यक्ति को जो उस मैसेकर में इन्वॉल्व था, चाहे एग्जीक्यूशन में चाहे प्लानिंग में, मुझे उसका प्रतिशोध चाहिए। और ऐसा प्रतिशोध चाहिए कि सारी दुनिया देखे। और सर अंतिम व्यक्ति को ढूंढ के खोज के मारने में 22 या 24 साल लगे थे, परंतु इजराइल उस घटना को न भूला, न भूलने दिया और आज तक नहीं भूला है। सर वही जो जिजीविषा है ना कौमों की, वही जिंदा रखती है। इसीलिए छोटा सा इजराइल है आज पूरी दुनिया से अकेले लड़ने का मादा रखता है। सर ये जो जिजीविषा है ना, ये डोभाल जैसे लोगों से आती है सर। ऐसे लोगों से नहीं आती जो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजो। बिल्कुल ढूंढो, चाहे कितना ही गहरा दबा है, हर मस्जिद के नीचे से शिवलिंग निकालो और वहां पे पुनः उस मंदिर का पुनर्निर्माण करो, पुनरुद्धार करो। बिल्कुल मैं डोभाल जी की बात से 100% सहमत हूं जी। जी, आप क्या कहेंगे अवनीश जी? सर मुझे लगता है कि डोभाल साहब को कहीं आपने सीक्रेटली इनवाइट तो नहीं किया था जयपुर डायलॉग्स के समिट में, जिसका कि कॉन्सेप्ट चतुर्बोध था। क्या कह रहे थे डोभाल साहब? बिल्कुल उन्होंने यही तो कहा। और सर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस क्रूर सच को और जरूरी सच को अपने मुंह से स्पेल करते हैं और बोलते हैं युवाओं के बीच। सबसे बड़ी बात है, मैं अजय डोभाल साहब को हटा देते हैं,
इस देश का, जिस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ये सुना हो कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, उस देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गौड़ हो जाता है कि वो डोभाल साहब हैं। अच्छा है कि वो इस समय डोभाल साहब हैं। युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें अपने इतिहास का बदला लेना है, जो जो हमारे साथ हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई उदाहरण हो सकता हो, जब इस देश के ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए इतने कर्मठ लोग वो शत्रुबोधिता की बात कर रहे हैं। और बिना इसके होगा नहीं। बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा है सर। प्रधानमंत्री जी ने भी 18वीं लोकसभा के उद्घाटन भाषण में यह कहा था कि इकोसिस्टम को उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा, अनअपोलोजेटिक होना पड़ेगा। टमाटर कटता देख के बेहोश होने वाली कौमें सर बहुत ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती सर, कोई सवाल ही नहीं। बहुत सही एग्जाम्पल दिया है। और नहीं हो सकता सर। हमें क्रूरता से, बिना ये सोचे कि किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा, इसका तनिक मात्र ध्यान रखे हुए सच तो बोलिए। ये सच नहीं है तो और क्या है? और सच बोलने में क्या शर्माना मेरे भाई। तो सच में कह रहा हूं कि गर्व से सीना चौड़ा हो जाना चाहिए हर एक भारतवासी का। और भारतवासी कह रहा हूं, हिंदुओं का साथ में हो जाए, सबका तो हो ही रहा है। भारतवासी अगर हो तुम, अरबी खच्चर में बैठ के थोड़ी ना आए थे तुम्हारे अम्मा और बड़के अब्बू। तुम सर, सीधी सी बात है, लिखित दस्तावेज है। इस सच को हम क्यों नहीं बताएंगे? हम क्यों नहीं ये कहेंगे कि चलिए, ये ताना थोड़ी ना है सर कि 2 बोरी चावल। अरे औरंगजेब के उस कन्वर्जन वाली रेट लिस्ट है ना कि 2 रुपए पे तुमने अपनी बड़की अम्मी बदली और 4 रुपए प्रति पुरुष पे तुमने अपना अब्बा बदला है। कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अभी वक्फ बोर्ड ने पता चल गया कितना कागज तुम्हारे उम्मीद से चढ़े, उम्मीद पोर्टल पे। अगर कागज थे तो ना दिखाते, तुम ले लेते सारा, तुम्हारे पास तो हर कागज था। सवाल ये है सर कि अब हिंदू समाज को ये लिबिर गिरोह की बिना चिंता किए हुए, जिस तरीके से आज एनएसए साहब ने ये बोला है, प्रधानमंत्री जिस तरीके के सनातन के स्थापन के संकेत लगातार देखते हैं सर और लगातार देते हैं। 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के पास एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि गजवा हिंद का सपना देखोगे तो जहन्नुम का टिकट देंगे तुमको। ये क्यों ना कहा जाए? गजवा हिंद क्या है? इस देश की संस्कृति को समाप्त करना, इसको इस्लामिक स्टेट बनाना, यही तो है। नहीं बनने देंगे। वो चाहे कोई मंच से कहे, चाहे कोई अरफा खानम और बाकी गिरोह जैसी कोई आके जो है वो किसी वीडियो में कहे, या ये रवीश कुमार एंड गैंग अगर उसको कवर फायर दें, इनको सर चौराहे चौराहे नंगा करना पड़ेगा और क्रूरता से निपटना पड़ेगा। मैं जब क्रूरता की बात कर रहा हूं तो हमारे संस्कार वो नहीं है कि हाथों में पत्थर लेके हम कूदना शुरू कर दें। ये 2 उंगलियों से जो क्रूरता हो रही है ना 2014 से, दिमाग इनके दुरुस्त है सर। सालों साल का मुहर्रम इनके हवाले है और दशकों तक इनके मुहर्रम, राजनीतिक मुहर्रम इसी तरह चलते रहने चाहिए। 2 उंगलियों से बहुत है सर काम। तो मुझे लग रहा है कि अब ये देश उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जब हमारे जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि सीना ठोक के बोलो जो सच है, सच के सिवा कुछ मत बोलो। हम लोगों ने फिल्मों में यही देखा था ना, वो पता नहीं, उनका तो सारा कंसंट्रेशन इस पे है कि साहब ये प्रतिशोध लेने की बात कर रहे हैं। सर प्रतिशोध, मैं बाबा जी वाला प्रतिशोध कई तरह। हम लोगों ने जब जेडी में समिट के दौरान 3 दिनों पर बड़े बड़े वक्ताओं, अच्छे विचारकों की बातें सुनी तो बहुत सारी चीजें निकल के आई ना कि भाई शत्रुबोध हो गया तो फिर उससे लड़ेंगे कैसे? तमाम एक राजनीतिक शत्रु भी तो है। और इसीलिए मैंने साफ तौर पर कहा, मैं लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस को अगर इस देश का कोई ऑपोजिशन समझता है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन तो नहीं, ये फंडा थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा हमको कि कांग्रेस इस देश की राजनीतिक शत्रु है। उसकी पहचान करना है, उस शत्रु को मारना है, तो उस शत्रु को हम पॉलिटिकली मारेंगे इलेक्शन में। दूसरा, हमारे धर्म के बारे में, सनातन के बारे में कोई अगर कुछ गलत लिखा, बोला, पढ़ा तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। कैसे प्रतिकार होगा? हम उसका सच बताएंगे, कंटेंट क्रिएटर सामने आए, युवा लेखक सामने आए, ऐसे कॉन्क्लेव आयोजित हों, ऐसे कार्यक्रम आयोजित हों। और तीसरा विंग वो जो सड़क पर निकल के आता है वो प्रहरी है सर, वो भी तो कई और फ्लेवर सर।
प्रतिशोध तो इस तरीके से लिया जाएगा ना, प्रतिशोध ये लिया जाएगा कि तुम हमारे सती प्रथा की बात करते हो, तुम हमारे लिए बाल विवाह की बात करते हो, तुम्हारे यहाँ 9 साल और 11 साल में क्या होता था 6 साल और 9 साल में, ये बताना पड़ेगा सर। वो कहते हैं ना तुम कितने फलाने मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो एक अकेली शर्मा क्यों, लाखों लाख भारतीय अगर उस सच को बताना शुरू कर दें 6 और 9 साल को, क्या कर लेंगे ये साफ तौर पर ये करना पड़ेगा सर, और बिना किसी भय के करना पड़ेगा, पूरी नैतिकता के साथ करना पड़ेगा। और कारण सिर्फ ये कि हमें ये सोचना पड़ेगा हम सच ही तो बोल रहे हैं भाई। और रही प्रतिशोध की बात, तो बिल्कुल साहब ना इत्तेफाकी है उनसे। बाबा जी ने अच्छा कहा कि एक तरफ तो आपने जो है हमें हर मंदिर के नीचे पहले तो शिवलिंग खोजना सिखा दिया, और उसके बाद कह रहे हैं कि भैया शिवलिंग खोजो मत। तो वो काम आपने तो किया नहीं था भाई। अवनीश भाई, एक नई डेवलपमेंट हुई है, वो बता दो, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। मेरे को एक बड़ी शिकायत रहती थी कि यूपी पुलिस का ना निशाना हमेशा चूक जाता है, घुटने पे गोली लगती है। बहुत सही जगह लगी है गोली सर। कल सर एक केस हुआ है जिसमें एकदम ठीक पिछवाड़े पे गोली लगी यूपी पुलिस के एक तो निशाने में सुधार हुआ है। उस बदमाश ने एक तो क्रीम कलर की पैंट भी पहनी हुई थी, वो बड़ा मतलब चटक कलर आ रहा निकल। तो सर दूसरी चीज बताऊं सर, वी हैव टू रिक्लेम all the temples, reclaim the territory, and also reclaim the people, the population which we have lost to Islam. वो सारी जमीन वापस क्लेम करनी है, वो तमाम मंदिर वापस क्लेम करने हैं, और वो सब लोग वापस क्लेम करने हैं। उन सबको वापस अपने फोल्ड में लाना है जो वी हैव लॉस्ट टू इस्लाम। और सर एक बात बताऊं, हम कोई ऐसी कौम नहीं है जो 100, 200, 300 सालों में खत्म हो जाए या भूल जाए सब कुछ। सर ये कौमों का जो हिसाब किताब है ना, हजारों साल चलता है। ये 10-20 साल का हिसाब किताब नहीं होता है। और डोभाल साहब ने वही इशारा किया है, हम वो नहीं हैं जो 300 साल में भूल जाएं कि हमारे बेटों को किसने जिंदा दीवार में चिनवाया था। सर बहुत लंबा हिसाब चलेगा, और कौमों के इतिहास में 10-20 साल तो ऐसा पीरियड होता है जो चुटकियों में बीत जाता है। तो अगले 50 साल का पीरियड आप देख लीजिएगा, वी विल क्लेम एवरी इंच, एवरी टेम्पल एंड एवरी पर्सन। हर एक व्यक्ति जो इस्लाम ने हमसे छीना है उसको वापस क्लेम करेंगे, लेंगे। ये संकल्प दोहराया है। प्रतिशोध जरूरी नहीं है कि खून बहा के ही लिया जाए, इट विल बी अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन। अभी आप बता रहे हैं ना 1000 किलोमीटर रिक्लेम किया है, कौन सा युद्ध हुआ है सर? बहुत सारे दूसरे तरीके हैं। वी विल क्लेम ईच एंड एवरी पर्सन। अवनीश भाई प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था। अयोध्या में सर प्रतिशोध ही तो लिया है। हाँ बताइए, क्या है उससे बड़ा प्रतिशोध क्या होगा? संभल में प्रतिशोध ले रहे हैं, अभी तो कंटिन्यू है, चल रहा है संभल में प्रतिशोध। और अभी बाबा जी ने कहा ना कि आदमी और जमीन भी, अपने धर्मस्थल तो धर्मस्थल, आदमी भी और जमीन भी। संभल में क्या हो रहा है, बावली ली, वो पूरा सनातन का जो कुछ कब्जा किया था वो लिया, और उसी के साथ उन हिंदुओं के घरों को उनको वापस करने का काम भी कर रहे हैं। 56 तीर्थ थे जो कि हम खो चुके थे। हाँ वो क्लेम हो रहा है, और उसी के साथ वहां की डेमोग्राफी बदल के जो हिंदुओं को अपना घर छोड़ने और उन पर कब्जा करने का काम किया था उसको भी वापस, सिविल प्रॉपर्टी भी वापस हो रही है सर संभल में। तो संभल में तो प्रतिशोध ऑनगोइंग है सर। और उसके साथ संभल के और कैराना वगैरह के इलाकों में जो गांव तक में, ऐसा थोड़ी ना है कि महानगरों में जो इन्होंने अकबर नगर टाइप का कब्जा करके रखा था उसको हटा दिया। कैराना के गांव में, ग्रामीण इलाकों में जो बुलडोजर चल रहे हैं, और गांव में कब्जा किए हुए, वो गोमती के किनारे, वो कुकराइल नाले के किनारे, अकबर नगर, और क्या क्या था, अकबर नगर वो रिक्लेम किया है।
ये प्रतिशोध है सर। अब वहां पर उसी अकबर नगर में जहां इन्होंने भाईजानों ने अपनी पूरी बस्ती बना ली थी, दुहाई देते थे कि साहब 26 साल 28 साल 30 साल से रह रहे हैं, अरे 60 नहीं 160 साल से रहो। अब वो नहीं सुना जा रहा है। और मजे की बात यह है, इस देश की जुडिशरी से निकल के आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया तुम 50 साल नहीं 60 साल से रहो। तो सर अगर 50 साल 60 साल से कोई अवैध चीज जो चल रही थी और जिस पर ये सोच रहे थे कि हम 50 साल से ज्यादा से रह रहे हैं उसको क्लेम कर लेंगे, तो सर ये मियाद जो है 200 साल 250 साल 300 साल क्यों नहीं जा सकती अगर 50 साल चली गई तो। मैं अमरीश भाई, अकेला अकबर नगर का उदाहरण देता हूँ। अमरीश भाई सॉरी, ये वक्फ बोर्ड क्या है? वी आर क्लेमिंग ऑल ओवर लैंड। मैं वहीं आ रहा हूँ। कौन सा खून बहा है? कानून से लिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर प्रतिशोध की तरफ जो इशारा कर रहे थे अजय डोभाल साहब, और इसी के साथ साथ आप देखिए एक ही जगह से नहीं हो रहा, संकेत हर तरफ से दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो द इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया के किसी एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम वो नहीं हैं कि जो तालाब और झील के किनारे बैठ के और कंकड़ फेंक के और उसका आनंद लेंगे। हम बहती हुई जलधारा के बीच में घुस के और उसको मोड़ने के काम करने वाली कौमें हैं। तो ये अब साफ संकेत मिल रहा है कि जो हमारे जिम्मेदार हैं, और सर ये बताइए अगर किसी देश के अंदर उसके बहुसंख्यक जो उसके मूल निवासी हैं, जो उनके मूल संस्कृतिवासी हैं, अगर उनकी संस्कृति को तबाह किया जा रहा है, उनकी डेमोग्राफी को तबाह किया जा रहा है, उनके धर्म को तबाह किया जा रहा है, उनके धर्म स्थलों को तबाह किया जा रहा है, उनके हक हकूक को छीना जा रहा है, तो इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी पर थ्रेट क्या होगा? और उसको क्यों ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एड्रेस करें। ये अब असली काम किया जा रहा है जिम्मेदारों द्वारा कि अगर इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस तरह की बात अपने युवाओं में बोलें, क्योंकि सर एक चीज तो है, भारत का कोई सनातनी भारत के टुकड़े करने की बात नहीं सोचेगा। और ये अकेला ये बैठ के अवनीश पीएन शर्मा नहीं कह रहा। सेना के अपमान के केस में जिसमें श्रीवास्तव साहब, लखनऊ के उदय शंकर श्रीवास्तव साहब, वो नेवल से रिटायर्ड हैं, उनकी रिट है अभी सुप्रीम कोर्ट में, पिछले 4 तारीख को वो केस का तारीख देख के आए हैं। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट की ये साफ टिप्पणी थी कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह की हरकत नहीं करेगा, इस तरह के कमेंट नहीं करेगा। तो ये बात तो सच है सर कि कोई सनातनी अगर उसने सनातन संस्कृति को आत्मसात किया है और उसको जी रहा है, कम से कम सर वो किसी बहू बहन बेटी के साथ कोई अभद्र हरकत नहीं करेगा, समाज में बम बन के नहीं फटेगा, इस देश के 20-22 टुकड़े नहीं करेगा, इंशाल्लाह बोल के चिकन ने काटने की बात नहीं करेगा। तो सर ये असली नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है सर। और अगर इसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर एड्रेस कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है? और प्रतिशोध सर एक जरिए और लिया जा रहा है जो कि सबसे जरूरी है। हर चीज हो जाएगी सर, एक नहीं 1000 अकबर नगर। हम सर मथुरा भी ले लेंगे, हम सर काशी भी ले लेंगे और अदालत के जरिए ही ले लेंगे। जैसे बाबरी को ध्वंस करने के बाद, बाबरी का कलंक हटने के बाद मथुरा हमने अयोध्या लिया है। लेकिन सर इसके लिए एक बड़ी आवश्यक चीज है सर। हम मानते हैं कि कई बार लोगों को थोड़ा आमर्श हो जाता है अलग अलग फैसलों से कि मोदी जी अब क्या कर रहे हैं, फलाने केंद्र सरकार फलाने इशू पे ऐसा कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन हकीकत यही है सर कि 2014 से इस देश में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई है, ये सारा कुछ बदलाव, वरना कल्पना किसने की थी सर? मैंने तो नहीं की थी कल्पना। जब इस देश के संसाधनों पर पहला हक भाईजानों का ही था, ये प्रधानमंत्री बैठ के बोल रहा है, तो कहां थे सर अब? हम तो कहीं के नहीं थे। लेकिन ये हमने किया है सर, इसको ऐसा भी नहीं है कि कोई आसमान टूटा है। ये सबसे बड़ा प्रतिशोध 2014 से हमने लेना शुरू किया है सर। 2 उंगलियों से एक पर जाके ईवीएम की स्याही लगवाते हैं और दूसरे से ईवीएम का बटन दबा रहे हैं। ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा सर। मैं बार बार हाथ जोड़ के अपील करता हूं, हमारी 1000 शिकायतें हो सकती हैं, हमारे काम की लिस्ट में अभी दर्जनों काम ऐसे हो सकते हैं जो लेट हो रहे हैं, जो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि अगर 2014 के बाद से लगातार केंद्र में इस तरह की सरकार नहीं रहती, मैं एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं, भाजपा के पास एक ऐसी पूरी विरासत है जिसमें लगातार एक से एक मजबूत पौध तैयार है। अब भाई एक ही भारी हैं, वो दूसरे वाले आप देखिए उनकी क्या तैयारी है, जानू का टिकट वो रसीद कराते हैं, इसके आगे भी है। तो मुझे लगता है सर कि प्रतिशोध कई तरीकों से लिया जा सकता है और
डोभाल साहब जब ये बात कह रहे हैं तो वो प्रतीकात्मक बात कर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से इसका प्रतिशोध लिया जा सकता है, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से, उसी के साथ साथ लोकतांत्रिक तरीके से भी सारी चीजें होंगी सर, लेकिन सत्ता की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है सर। जी, अब मैं चलता हूँ थोड़ा पश्चिम बंगाल पे, और जो कुछ वहाँ हो रहा है वो सब देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि साहब की ममता दीदी ने पहला राउंड जीत लिया है बाबा जी? नहीं सर, मैं ऐसा पहला राउंड जीतने वाली कोई बात नहीं है, मैं नहीं मानता हूं इस चीज को बिल्कुल भी। और देखिए, एक बात माननी पड़ेगी, यूपी के एसआईआर ने एक बात सिद्ध कर दी है कि ये भाजपा संगठन, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, भाजपा का ये प्रमुख, वो प्रमुख, पन्ना प्रमुख, ये इट वाज द बिगेस्ट होक्स, इट वाज अ स्कैम, ये सबसे बड़ी लफ्फादी थी। ये यूपी के एसआईआर ने सिद्ध कर दिया कि संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी, और अपने लोगों के नाम कट गए, ये चुपचाप बैठे रहे। सर, ये सेम कमी आपको बंगाल में भी देखने को मिल सकती है कि भाजपा के पास संगठन की कमजोरी है, और इसके विपरीत ममता का जो संगठन है वो बहुत स्ट्रांग है। और उसका जो कारण है कि वो जो अपने, अच्छा सर, ये संगठन को मजबूत करने का एक फॉर्मूला है इन पार्टियों के पास, ये लूट खसोट वाली जितनी पार्टियां होती, कि कार्यकर्ता काम इसलिए करता है कि कार्यकर्ता को लूटने दो, खसोटने दो, कमाने दो, वो उस कमाई के चक्कर में पार्टी से जुड़ा रहता है। भाजपा का एक नियम है कि कार्यकर्ता को एक पैसा मत कमाने दो। कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, एमपी एमएलए परेशान है कि पिछले चुनाव का खर्चा नहीं निकला है, नया चुनाव आ गया सिर पे। तो सर, वो जो कार्यकर्ताओं का जो नेटवर्क है ना टीएमसी का, वो बहुत स्ट्रांग है, उसका कोई विकल्प भाजपा तैयार कर नहीं पाई है। जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव के लिए तैयार बैठी है, जनता मौका देख रही है, पर क्या जनता सड़क पर निकलकर वोट देने पाएगी? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज भी यही है। सर, इस घटनाक्रम से ना, ये जो ईडी पे जो अटैक करने वाली और फाइलें ले जाने वाली, और यहां तक कि हाई कोर्ट में घुस के हाई कोर्ट के जज को धमका देने वाली जो भीड़ है, जो भीड़ तंत्र है, उसने सर ममता बनर्जी के कैडर को री एनर्जाइज किया है। उनको लगा कि नहीं नहीं, अभी दीदी में बहुत दमखम बाकी, दीदी सीधे केंद्र सरकार से टकरा जाती है, और केंद्र की औकात नहीं है कि दीदी को हाथ लगा दे, और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी, वहां भी वो चाहेंगी, वो होगा जो दीदी चाहेगी। सर, ये मैसेज दिया है ममता बनर्जी ने इस घटनाक्रम से, इससे ममता बनर्जी का कार्डर एनर्जाइज हुआ है। सर, ममता बनर्जी का कार्डर एक इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पहला राउंड ममता बनर्जी को गया। हाँ, अगर इस सर, शी हैज एनर्जाइज्ड हर कार्डर, एनर्जाइज कर दिया कार्डर, और जो पोटेंशियल वोटर हैं बीजेपी के, उनको डरा दिया कि फिर 2021 जैसा ही करूंगी, तुम्हें कौन बचाने आएगा, देख लेता हूँ, देख लो तुम्हारे जो सामने खड़े बीजेपी वाले, इनकी इतनी औकात नहीं है कि मेरा नाम एफआईआर में डाल सके। मैं उठा के ले आई वहां से, देखिए सारे के सारे फोन ले आई, फाइल ले आई, और कोई कुछ नहीं। ईडी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे को उसमें डाल सके अपने ईसीआईआर में, और दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो एक पुरानी कहावत हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कही जाती थी कि जो काम आपके स्वयं के अधिकार में है, उसको अगर आप दूसरे को दे देंगे तो फिर आपकी बात आगे से कोई नहीं मानेगा। सर, बापू का रूल था कि कोई एक पड़ाका मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। हमारे बापू का रूल है कि कोई गुंडा बदमाश दिखे, तेल चटाई लेके तुरंत उसके सामने लेट जाओ। एक बार फिर वो ममता के सामने मौका था सर, ये मौका था, ये चाहते तो ममता को रगड़ देते, पर सर ये तो गांधी जी का असली चेले है ना, नहीं वोट से हराएंगे, हरा लो फिर वोट से, वोट डालने नहीं देगी, वोट डालने नहीं देगी। दिखा दिया उसने, सबके सब डर रहे हैं।
उसने SIR में अपने भी कैडर को सर उसने अपने SIR कैडर में को भी वापस सबसे शेर बना कम दिया। डिलीशन जो है वो पश्चिम बंगाल से है। जी अवनीश जी। जी सर। तो देखिए, ये बात तो सही है कि ममता बनर्जी ने पहला राउंड मार दिया है, बिल्कुल मार दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और दरअसल SIR के बाद और उसके बाद जो बाबा जी ने अभी कहा ना कि जमीन पर जनता जो है वो बदलाव चाह रही है, इस सबको आंकते हुए थोड़ा-सा उनके काडर में निराशा थी। अच्छा, मजे की बात ये है, बीजेपी काडर की भी वेस्ट बंगाल में मेरी जितनी बात होती है या जो फीडबैक मेरे पास है, वहाँ गजब का खेल है सर। एक तो ये जो उनका मिडिल क्लास है, अर्बन मिडिल क्लास जिसको हम भद्र लोग कहते हैं, ये जो है जिसकी सरकार बनती है बस तड़ाक से उसी का सपोर्टर हो जाता है, उसी का वोटर भी हो जाता है। एक तो ये इसमें रंग बदलने की बड़ी तगड़ी चीज है। दूसरा, वहां के भाजपा के जो पुराने काडर हैं उनको सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि जैसे ही इलेक्शन का मौसम आता है, तृणमूल से निकल निकल के लोग यहाँ चले आते हैं। यहाँ तक कि मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, लगातार वो अच्छे मतलब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो वो कह रहे थे कि दरअसल ये होता क्या है कि ममता बनर्जी खुद ही कहती है, "ए, हमारा आदमी तुम उधर चले जाओ।" और वो लोकल लेवल पर जाके वो टिकट के चक्कर में भी घुस जाते हैं। तो पब्लिक को ये लगता है कि अरे यार, ये जिससे हम परेशान थे और जिसको हम बदलना चाहते हैं, वही टीएमसी वाला आके जो है बीजेपी के पास, वो बीजेपी के स्टेज पर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वहां पर संगठन के लेवल पर एक जो थोड़ा-सा मोरल डाउन था, वो मोरल में निश्चित रूप से शक्ति आ गई है। लेकिन सर, एक चीज़ पर मैं थोड़ा-सा अभी उतने भरोसे से नहीं कह पाऊँगा कि जनता को भी क्या ममता बनर्जी डरा पाई हैं? वोटर को भी क्या डरा पाई हैं? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो प्रताड़ना चल रही थी, उसके वीडियोज़ और उसकी सूचनाएँ जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के घरों में, एक-एक घर में हर एक मोबाइल पे टहल रही हैं। और जो एक होता है कि बंगाली अस्मिता, तो आप अगर देखिए तो बंगाल में संस्कृति के नाम पर यानी कल्चरल लेवल पर आप देखिए तो बहुत ज्यादा हद तक वो बांग्लादेश से कोई बहुत ऐसा नहीं है कि अलग है एकदम सोचने या खाने के तरीके में। अब कोई ये ना कह रहे कि मैं वेस्ट बंगाल वालों को बांग्लादेशी कह रहा हूँ। मुझे अभी एक कॉन्क्लेव में हेमंता विश्व शर्मा बोलते हुए नजर आए थे और मैं चौंक गया जब उन्होंने एक चीज कहा कि हमारे असम में 40% बांग्लादेशी हैं। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं कि 40% बांग्लादेशी हैं, सिटी चीफ मिनिस्टर कह रहा है। फिर उन्होंने अगला सेंटेंस बोला कि भैया ऐसा है, जब मैं ये कह रहा हूं कि 40% बांग्लादेशी हैं, तो कुछ तो 47 के समय ओरिजिनली, कुछ उसके बाद 71 से लेके और बहुत सारे अवैध तरीके से ये जो वहां से आके माइग्रेट करके यहाँ पर बसे हैं, तो आपने टेक्निकली इनको भारत का नागरिक तो बना लिया, ये टेक्निकली भारतीय हैं, लेकिन कल्चरली और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम कहते हैं भारतवंशी या इंडियन ओरिजिन के लोग, तो ये बांग्लादेश ओरिजिन के लोग हैं जो हमारे असम में 40% है। अगर असम के मुख्यमंत्री ये 40% की फिगर बताते हैं कि बांग्लादेशी ओरिजिन के लोग हैं, तो निश्चित तौर से वेस्ट बंगाल में भी ये संख्या अगर 40% नहीं है तो 20-22% तो निश्चित है। अब ये वो ऐसा सेंटिमेंट है जिसको, ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो हमेशा जो शेष भारत है या भारत है या एक तरह से सनातन कह लीजिए, उसके खिलाफ ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है, उससे ये स्ट्रांग सेंटिमेंट पैदा है सर जमीन पर। मैं आपको बताऊं कि भैया, अगर डेमोग्राफी बदली, जो कि ममता बनर्जी के राज में बदली है, इससे पहले लेफ्ट के राज में भी बदली है, तो हमारा वही हाल होने वाला है जो बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो ये एक ऐसा बदलाव है जो निश्चित तौर पर जनता को थोड़ा-सा स्ट्रांग किए पड़ा है। लेकिन फिर वही सर कि इतने साल से तोड़े गए हैं, मारे गए हैं, तो ममता बनर्जी ने, और बिल्कुल मैं बाबा जी की बात से और आपकी बात दोनों से इत्तेफाक रखता हूँ कि उन्होंने ये गुंडई दिखाई ही इसीलिए है। चाहे वो कोर्ट रूम में हो और चाहे बाहर हो या चाहे ईडी के यहाँ। खैर ईडी के यहाँ तो उसके छापे के बीच में तो इसलिए गई कि वहां से उनकी काली भरी चीजें हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी, नीले रंग की फाइल दिखा के कह रहे हमारा कैंडिडेट का लिस्ट है। अरे तुम्हारा कैंडिडेट का लिस्ट किसी थर्ड पार्टी के ऑफिस में तय होता है, तो खाली कर दो टीएमसी का ऑफिस। तो ममता बनर्जी ने निश्चित तौर पर थोड़ा सा ये एक संकेत तो दिया है कैडर को
लेकिन सर जनता के अंदर भी स्ट्रांग फीलिंग है। अब बात वही है कि मोटा भाई जो है बढ़िया से चुनाव करा लें और पहला अवनीश राउंड भाई तो जीत गई है उसमें दीदी। अवनीश भाई उसमें एक समस्या ये है कि जनता कितना भी डिसग्रंटल्ड हो, जितना जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता बूथ तक पहुंच पाएगी। टीएमसी का वही कैडर यही वही तो करता है, बूथ तक जाने वही नहीं वही देता। वही 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 चीज। अब इसके इंतजाम तो इलेक्शन, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अर्बन एरिया में भी देखिए छोटे छोटे जो सोसाइटीज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वहां भी छोटे छोटे पोलिंग बूथ बना रही हैं। लेकिन सवाल यही होता है कि आपसे भी कुछ मजबूत लाठी की उम्मीद है। अब शुभेंदु अधिकारी को पकड़ के सब गाड़ी पर तोड़ ताड़ दे रहे हैं, वो जाके भुइयां बैठ जा रहे हैं, मतलब भुइयां हम जमीन पर कहते हैं। तो आप बताइए फिर कार्डर का मोराल कहाँ जाएगा? हम ये नहीं कर रहे 356 लगा, अरे महाराज उसके अलावा बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चीजें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं, काउंटर एफआईआर ही करा दीजिए। ईडी चिट्ठी लेके इधर से उधर घूम रही है, इससे अच्छा तो कपिल सिब्बल के पास पहुंच जाए, वो एडमिट करा देगा। तो 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 थोड़ा 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 तो साहब डंडा दिखाई देना चाहिए, डंडा दिखाई देना चाहिए। अब योगी जी में यही मैं देखिए कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं दर्शकों बिल्कुल कि योगी जी मोदी जी सबका समय अलग अलग, वो समय के हिसाब से ही होगा, हमको उस विवाद में मत डालिए। लेकिन हकीकत यह है कि योगी जी क्या करते हैं, योगी जी तुरंत लाठी लेके दौड़ा लेते हैं। अभी वो पैंट गीली करने वाली बात हो रही थी, क्या शानदार तरीके से पैंट गीली हुई है, यथास्थान मारी गई है गोली। तो भाई ठीक है, अब तुम भाग रहे थे, अपराधी तो भागता ही है, अब वो टांग टांग में नहीं लगी, सही निशाने पे लग गई। तो थोड़ा सा सर दिखाना भी चाहिए पावर। अरे वो आपके 356 ही केजी नहीं मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है इस समय तमाशा, नहीं वो तो भी तो स्ट्रांग एक्शन चल रहा है सर, चल रहा आज है तलब उसके की ऊपर। गई हैं। उसमें हाँ भाईजान बिल्कुल। पकड़ लिए गए सर, उसमें भाईजान पकड़ लिए गए हैं और उसमें पूरा रैकेट चल रहा था धर्मांतरण का। बाकायदा वो केजीएमयू जो छांगुर है मदरसे की तरह काम कर रही थी। उसके फार्मेसी डिपार्टमेंट में एक कमरे में बाकायदा नमाजें पढ़ी जाती थी और तकरीर होती थी। नहीं उस सिर्फ इतना ही नहीं था बाबा जी, सिर्फ इतना ही नहीं था, ये जो पूरा नेक्सस, ये दिल्ली अल्फला यूनिवर्सिटी वाला जो लड़का है जो ये अरेस्ट पूरा है, वहां था। उसका भी उससे संपर्क था। ये जो छांगुर था कन्वर्जन वाला, उससे भी संपर्क, ये बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। तो ये बड़ी चीज निकली है और बहुत सही आदमी के स्टेट में निकली है, तो इसका संपूर्ण इलाज बिल्कुल होगा सर, और वो चल रहा है। अच्छा, ये आपके अखिलेश जी जो हैं वो एसआईआर के फेवर में है या अगेंस्ट में? इनके अलग अलग स्टेटमेंट रोज आते रहते हैं, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। इनको नुकसान हुआ है एसआईआर से या फायदा हुआ है, क्या हुआ है? सर वो फिल्म का डायलॉग नहीं था ना कि इतने छेद करेंगे कि फलाने कहाँ से करोगे और ढकाने कहाँ से करोगे, यही नहीं समझ में आएगा। अखिलेश भैया की भी वही हालत हो गई है। कोरोना के समय भी ये कह रहे थे कि कोरोना भाजपाई वैक्सीन है, उसके बाद फिर अचानक ऐसे बाजू चढ़ा के कुचवाते हुए दिखाई दिए सुई। तो सर दरअसल इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टैंड क्या ले। योगी जी जो कहते हैं, योगी जी की बात आजकल बहुत मानने लगे हैं अखिलेश भैया। योगी जी ने कहा कि 4 करोड़ नाम कटे हैं और इसमें से 90% नाम भाजपाइयों तुम्हारे हैं। अखिलेश भैया एकदम नाचने लगे गुलाल पोत के कि देखो 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 इनके नाम कट गए, इनके नाम। अरे नाम कट गए तो फिर आराम से घर बैठिए, जाइए इंग्लैंड में छुट्टी उट्टी मनाइए, लौट के आइए। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अखिलेश भैया थोड़े से अजीब अजीब टाइप के काम कर रहे हैं? पीडीए कैलेंडर लेके घूम रहे हैं, अब अपनी होली मनाएंगे, अपनी दिवाली मनाएंगे। मुद्दे नहीं मिल रहे हैं सर उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया को। योगी आदित्यनाथ जी के सामने उनको इलेक्शन लड़ने के मुद्दे नहीं मिल रहे, विषय नहीं मिल रहे। मैं तो ये कहूंगा कि अखिलेश यादव जी को योगी जी ही बुला के 2-4 मुद्दे दे दें कि बेटा तुम इस पे फोकस करो। कुल मिला के यह है कि विपक्ष के पास यानी अखिलेश जी के पास उत्तर प्रदेश में योगी जी को 2027 के चुनाव में लड़ने के लिए उनके पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। योगी जी के सामने वो मुद्दे की तलाश में इधर उधर की बात कर रहे हैं। एसआईआर में उन्होंने बड़ी मेहनत की है सर, बिल्कुल सही है। मुश्किल से करीब 80,000 के आसपास बीएलएस का डिफरेंस था। बीजेपी के पास जितने बीएलएस थे, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से एसआईआर कराया है। और जो मुस्लिम बहुल इलाके जिनको ये अपना इलाका मानते हैं, उस इलाकों में विशेष ध्यान दिया है। इनका कार्डर लगा हुआ है और मैं आपको बताऊं कि कार्डर की मीटिंग भी ये कर रहे हैं। लेकिन
चक्कर क्या है कि जब कोडीन आता है तो इनको एक सिपाही जिसके आगे सिंह लगा है, तो धनंजय सिंह के जरिए ये योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल हमला और उनका ठाकुर होना तलाशने लगते हैं। फिर अचानक अगर कुछ विधायक मिल जाते हैं, ब्राह्मणों की गेट टुगेदर हो जाता है, तो फिर ये पंडित जी करने लगते हैं। पीडीए इनके पास आई है। तो आप सोचिए, एक चुनाव लड़ने वाला आदमी जो कि क्लेम करता हो कि हम भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे मौजूदा सरकार के साथ, और वो मुद्दे क्या लेके आ रहा हो, कोडीन आ गया तो अरे कोडीन पर तुम काम करते ना, तुमने वहां से क्या निकाला, ठाकुर निकाल लिया। अगर कहीं बैठक हो जाती है तो तुमने वहां से ब्राह्मण निकाल लिया। पीडीए तुम लेके चली रहे हो, तो जात के अलावा और कोई मुद्दा इनके पास है ही नहीं। विकास की बात हो चाहे और कोई मुद्दा खोज लो भाई, वो मुद्दे हैं नहीं। तो अखिलेश यादव की राजनीति पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम योगी जी की बात कभी माने कि हम कभी अपनी माने। एसआईआर ढंग से हो ही गया है, अब नुकसान किसका हुआ है, किसका फायदा हुआ है, ये तो आगे अभी पता चलेगा, क्योंकि अभी मार्च तक का पूरा टाइम है, 1 महीने का समय दिया है इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे। तो सवाल ये है सर कि मुद्दे जब आपके पास नहीं रहते हैं तो आप इसी तरह के उल जलूल मुद्दे तलाशते हैं। अखिलेश यादव की भी स्थिति वही है। सर मैं एक बात बताऊं, अखिलेश जी की जो प्रॉब्लम है ना, MY के अलावा कोई समीकरण बन ही नहीं रहा है। अब MY सर मैक्सिमम 28% पे लेके जाता है, अगर पूरा रियलाइज हो जाए। अरे भीम आर्मी भी तो है। और बहन जी को क्यों बोल रहे हैं सर? बहन जी कई सालों के बाद बहुत तरोताजा और नहा धो के चुनाव लड़ रही हैं। सर MY 28% से ऊपर जा नहीं रहा है, और कोई जातीय समीकरण फिट कर नहीं पा रहे हैं। जो छोटे छोटे समूह थे वो सब बीजेपी ने पहले सेट कर लिए हैं। उधर जयंत चौधरी कर लीजिए, उधर आपके गोरखपुर में वो है निषाद पार्टी हो गई, इधर पटेल हो गए, कुर्मी हो गए, इधर पियरका चचा हो गए। तो सर बात ये ना कि छोटे ग्रुप सारे बीजेपी ने मोरलेस सेट कर लिए हैं। इनके पास MY के अलावा कोई चीज है, तो ये डेस्परेट होकर ब्राह्मणों को ढूंढ रहे हैं। अभी ये आप देखिए पीछे ये खुशी दुबे का और इसका उसका पता नहीं क्या क्या वितंडा फैला रहे थे। सर बात यह है कि अगर बहन जी मायावती सचमुच अगर कायदे से चुनाव लड़ गई और सिर्फ 3% का इजाफा हो गया, ज्यादा भी नहीं, बहन जी के वोट में अगर सिर्फ 3% का इजाफा हो गया तो अखिलेश जी 50 सीट को तरस जाएंगे। और बहन जी लड़ रही है बाबा जी, मैं आपको बताऊं, बहन जी की तैयारी है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है इस बार। अपनी राजनीति में पहली बार बहन जी पैसा लेके टिकट तो देती रही मुसलमानों को, लेकिन पहली बार है कि बसपा मुसलमानों के लिए बैठक कर रही है जिले जिले। ये पहली बार हुआ है। बहन जी MRP पे टिकट तो बेच लेती थी, बहन जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। और यूपी में तो ये चर्चा हो रही है कि उनको चुनाव लड़वा कौन रहा है। किसने ये कहा है कि बहन जी आप मजबूती से चुनाव लड़िए? तो इस तरह की भी बात मतलब गाय बगाए चर्चा हो रही है कि अचानक बहन जी में इतना उत्साह। और उन्होंने देखिए अपना कितना उन्होंने कई डिसीजन अपने बदले, अपने भतीजे को निकाल दिया था। हाँ अवनीश भाई, एक नई डेवलपमेंट रहेगी, कांग्रेस हो सकता है अकेले चुनाव लड़े। कांग्रेस चल ही रही है, रावण के साथ नहीं लड़ेगी क्या? नहीं सर, कांग्रेस एक अलग कॉम्बिनेशन बना सकती है जिसमें एमएम, रावण और बहन जी से बैकडोर पे बातें चल रही हैं। अब क्या कर पाती है ये देखना पड़ेगा। पर बीजेपी किसी से गठबंधन नहीं कर रही। नहीं, बीजेपी ये कोशिश करेगी कि अगर कांग्रेस को लड़ना ही है तो वो बहन जी के साथ लड़ जाए, नहीं तो इंडिपेंडेंट लड़े, अकेले लड़े, और छोटी छोटी एमएम जैसी पार्टियों के साथ और रावण जैसी पार्टियों के साथ अंडरस्टैंडिंग कर ले। नहीं तो जहां तक प्रियंका जी की बात है, वो तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें अकेले लड़ना चाहिए। अब देखते हैं सर, ये सारी चीजें, ये इन सारी चीजों से ज्यादा घबरा रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी का डर ये है कि बीजेपी का जो, बाबा जी का जो अपना वोट है उसमें तो ये हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो इसके विपक्ष का वोट है उसमें 73 लोग हैं, और वहां पर बड़ी समस्या है। अखिलेश की प्रॉब्लम ये है
वो एनडीए का और बीजेपी का जो मत है उससे तो निराश है कि वो तो इंटैक्ट है बीजेपी के पास, बाबा जी के ब्रांड के पीछे। लेकिन जो विपक्ष वाला है उसमें बंदरबाट है, तो वहां उनको ज्यादा परेशान हो रहा है। और एमवाई वाला के अलावा और कुछ इनके पास है नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। बहन जी किसी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। जीवन में एक ही बार उन्होंने प्री पोल अलायंस किया अखिलेश के साथ, और उसका नतीजा वो देख चुके, बड़ा कटु अनुभव हो रहा है उनको। इसलिए बहन जी हमेशा पोस्ट पोल अलायंसेस की चैंपियन रही हैं, तो बहन जी निश्चित तौर पर अकेले ही लड़ेंगे। अखिलेश जी ना, अखिलेश जी बिहार के बाद ज्यादा डिमोरलाइज हुए हैं। सर राहुल भैया से उनको शक्ति लेनी चाहिए, ये आदमी है कि डिमोरलाइज होता ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं है, क्या बात है भैया, झाड़ फूक पहन के तैयार हर वक्त। हाँ, इससे बड़ा राजनीतिक थेथर मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति में कभी कोई अरे 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 नहीं हुआ। झाड़ फूक के खड़े हो जाते हैं तुरंत। कहाँ की बात कर रहे हो? इसी प्रेरणा के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा जी को, अवनीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय श्री